हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। सभी का वेलकम है। हिंदी में हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम, और अभिव्यक्ति और माध्यम में टोटल जो 3 चैप्टर हैं, इन 3 चैप्टरों में से जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ लेकर के आपके लिए, और बहुत ही शानदार, बिल्कुल परीक्षा में छपने वाले, और कई प्रश्न तो परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए विशेष रूप से आपको इन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं। पहले मैं बता दूं कि टोटल 3 चैप्टर आपके अभिव्यक्ति और माध्यम जो हमारी किताब है उसमें से आपके सिलेबस में 3 चैप्टर है। समझिए, पहला तो हमारा जो अध्याय वो है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, जिसमें हम पढ़ेंगे अखबार यानी प्रिंट मीडिया जिसे हम कहते हैं, फिर टेलीविजन, और उसके बाद इंटरनेट और रेडियो। इस पर सिर्फ प्रश्न करने वाले हैं, टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, ध्यान देना। दूसरा आपका अध्याय वो है पत्रकारीय लेखन, जिसमें समाचार, फीचर, आलेख, संपादकीय आदि आदि। और तीसरा जो चैप्टर है वो है विशेष लेखन, जिसमें बीट रिपोर्टिंग, विशेषीकृत रिपोर्टिंग, इस टाइप के आपके प्रश्न जो है वो अलग अलग टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो आज हमारा पहला जो अध्याय है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, इसमें आपके जो 4 माध्यम हैं, इन 4 माध्यमों पर आधारित जो प्रश्न है वो हम करने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे हम पहले प्रश्न से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं आज के तुम्हारे, और इसमें से निश्चित रूप से परीक्षा में छपेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। मैं यहीं पर हूं और अच्छी तरह से बता देता हूं, याद कर लेना। पहला प्रश्न क्या है कि जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो पहले तो आपको याद होना चाहिए कि जनसंचार के 4 माध्यम है। आधुनिक जनसंचार की अगर हम बात करें तो आधुनिक जनसंचार के 4 माध्यम है: रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट मीडिया और इंटरनेट। ये चारों माध्यम है, लेकिन सबसे पुराना यानी सबसे प्राचीन, सबसे पहले आया था वो था प्रिंट मीडिया। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ध्यान देना, आपको याद है ना कि इसकी शुरुआत तो चाइना से हुई थी, चीन से हुई थी, लेकिन पहले जो प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुई थी वो जर्मनी के गुटेनबर्ग में स्थापित हुई थी। ध्यान देना। तो राइट आंसर इसका हो गया ऑप्शन सी, प्रिंट मीडिया। और यह आधुनिक माध्यमों में सबसे पहले आया था गुटेनबर्ग, जर्मनी के, वहां पे इसकी पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी। अब आगे प्रश्न आएगा भारत में भी कब हुई थी, तो वो भी प्रश्न आगे आने वाला है। दूसरा प्रश्न देखो कि भारत में आ गया प्रश्न, पहला छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस कब और कहां पर खुला था? तो राइट आंसर बताना है 1556। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत के गोवा में 1556 में ईसाई मिशनरियों ने अपने धर्म प्रचार के लिए सामग्री प्रिंट करने के लिए जो है वो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। तो ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार हेतु खोला था, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखो अगला क्या है कि उल्टा पिरामिड शैली, इन्वर्टेड पिरामिड का प्रयोग मुख्यतः किस में होता है? देखो, फीचर लेखन में होता है, या समाचार लेखन में होता है, निबंध लेखन में होता है, या कहानी लेखन में होता है? तो बच्चों राइट आंसर है इसका कि समाचार लेखन जो है इसमें उल्टा पिरामिड शैली का, उल्टा पिरामिड ऐसे हो गया, पिरामिड को उलट देना है तो ये उल्टा पिरामिड हो गया। और आपको याद होगा कि इसके 3 भाग होते हैं, है ना। पहला होता है इंट्रो, मुखड़ा या इसे लीड कहते हैं, दूसरा होता है बॉडी, और तीसरा होता है समापन। तो ये समाचार लेखन में काम में लिया जाता है। फीचर क्या होता है? एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। इस फीचर की लाइन को, इस लाइन को याद करो, डायरेक्ट ये लाइन पूछी जाती है कई बार कि फीचर क्या है। तो ये एक सुव्यवस्थित, एक सुव्यवस्थित और सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है ना। आत्मनिष्ठ लेखन है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन रिक्त स्थान है, तो वो फीचर है। फीचर में क्या होता है कि इसमें मनोरंजन मुख्य उद्देश्य होता है, मनोरंजन, और साथ में सूचना देना भी। ठीक है। कई बार ये प्रश्न आता है कि निबंध लेखन का मुख्य तत्व क्या है। कई बार आता है कहानी लेखन का मुख्य तत्व क्या है। तो ये इस पर भी हम आगे प्रश्न करने वाले हैं, इसलिए अभी हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट, इसका राइट आंसर हो गया हमारा समाचार लेखन। इसमें क्लाइमेक्स सबसे पहले आता है, क्लाइमेक्स जो कि हमारा इंट्रो होता है, उस इंट्रो में आता है। देखो नेक्स्ट चौथा प्रश्न, रेडियो जनसंचार का कैसा माध्यम है?
बताइए ये दृश्य माध्यम है, श्रव्य माध्यम है, श्रव्य दृश्य है या केवल पाठ्य माध्यम है? तो रेडियो चूंकि हम उसमें सुन सकते हैं, तो जिसे हम केवल कानों से सुन सकते हैं तो वो श्रव्य माध्यम हो गया, है ना। और ये एक रेखीय माध्यम है, ध्यान देना, एक रेखीय माध्यम है, वन लीनियर हम इसे कह सकते हैं। एक रेखीय का मतलब है खाली वन वे है, हम सुन सकते हैं, हम फीडबैक नहीं दे सकते, हम उसको रोक नहीं सकते, हम ये नहीं कह सकते भाई थोड़ा सा रुको मुझे बताओ ये आपने बताया ये खबर क्या है, तो ऐसे अपन नहीं कह सकते, बट केवल हम सुन सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखो। हाँ, इसमें ध्वनि और शब्द का महत्व होता है और ये केवल श्रव्य माध्यम है। पांचवा प्रश्न देखो कि टीवी खबरों में बाइट का क्या अर्थ है। देखो कल वाली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने देखा था कि टीवी में खबरों के 7 चरण होते हैं और 7 चरणों को हमने 7 के नाम बताए थे आपको। उसमें बाइट आया था, ड्राई एंकर आया था, एंकर विजुअल आया था, एंकर पैकेज आया था, ब्रेकिंग न्यूज आया था, फ्लैश जिसे हम कहते हैं। तो उसमें से एक एक पर भी मैंने कहा था प्रश्न बनेगा, वहां से ये भी पूछा जा सकता है कि एंकर बाइट किसे कहते हैं, बाइट किसे कहते हैं। तो ये प्रश्न है कि बाइट किसे कहते हैं। उस टीवी की खबरों में जो 7 चरण होते हैं उसमें दृश्य को कहते हैं, कथन को कहते हैं, एंकर को कहते हैं या फिर कंप्यूटर की मेमोरी को कहते हैं। तो केवल बाइट का मतलब होता है बच्चों कथन। कथन का मतलब, बाइट का मतलब क्या होता है? केवल कथन होता है। तो राइट आंसर हमारा हो गया बी। ठीक है, किसी प्रत्यक्षदर्शी या विशेषज्ञ का छोटा सा जो बयान सुनाया जाता है उसे बाइट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। इंटरनेट पत्रकारिता यानी इंटरनेट के माध्यम से समाचारों का प्रसारण और पढ़ना, तो वो इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। तो भारत में ये इसका स्टार्टिंग कब हुई थी, फर्स्ट फेज कब माना जाता है, पहला फेज कौन सा भारत में वर्तमान में कौन सा दौर चल रहा है इसका, ठीक है ना। पहला चल रहा है, दूसरा चल रहा है, तीसरा चल रहा है, चौथा चल रहा है। एक बात और क्लियर कर दूं कि जब विश्व स्तर पर जब दूसरा फेज चलता है उस समय भारत में पहला चलता है। तो 1993 में शुरुआत होती है, 1993 में भारत में पहला चरण चल रहा होता है। और इस हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे तो अभी वर्तमान में हमारे यहाँ तीसरा दौर चल रहा है। ध्यान देना, वर्तमान में हमारे यहाँ कौन सा दौर चल रहा है भाई? तीसरा दौर चल रहा है। क्योंकि भारत में पहला दौर 1993 में शुरू हुआ था, दूसरा दौर 10 वर्ष के बाद 1903 में शुरू हुआ था और तीसरा दौर फिर से 10 वर्ष के बाद में 2013 में शुरू हुआ था और अभी तीसरा दौर ही चल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। सातवां प्रश्न देखो कि ड्राई एंकर किसे कहते हैं। अब आप सोचो, ड्राई का मतलब क्या होता है? सूखा, है ना। ड्राई का मतलब सूखा। एंकर जो बोलता है ना, आपने देखा होगा टीवी में जो खबरें हमें सुनाता है वो एंकर कहलाता है। और एंकर वैसे भी उद्घोषणा करने वाला, उसे एंकर कहते हैं। तो खाली बोल रहा है, उसके पास अभी फोटो नहीं, वीडियो नहीं, कुछ भी नहीं है, तो खाली बोल रहा है ना, केवल बोलना है। तो जब एंकर पानी पीता है, नहीं, जब एंकर बिना दृश्य के खबर सुनाता है। बी इज द राइट आंसर भाई इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है हमारा? बी है कि जब एंकर बिना दृश्य के खबर बताता है उसे हम ड्राई एंकर कहते हैं। ये भी टीवी के 7 चरणों में से एक चरण है। तो अभी तक हमने टीवी के 7 चरणों में से 2 चरण कंप्लीट किए हैं। पहला जो हमने कंप्लीट किया वो ये है कि कथन बाइट किसे कहते हैं और दूसरा हमारा ड्राई एंकर किसे कहते हैं, और आगे वाले हैं वो भी अभी आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो कि समाचार लेखन के कितने ककार, डब्ल्यूज कितने होते हैं। डब्ल्यूज का मतलब प्रश्न शब्द कितने होते हैं, क्या, कौन, कितने होते हैं। तो समाचार लेखन में टोटल 6 ककार होते हैं, वैसे आप सब लोग जानते हैं। और इन सभी के आपको नाम भी याद रखना है। तो टोटल 6 ककार होते हैं, क्या, कौन, कहां, कब, क्यों और कैसे। अब कई बार क्या होता है कि जैसे एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ गया तो इसमें से 3 तो इसमें से देंगे और एक कोई और दे दिया, उसमें पूछेंगे आपको इसमें से कौन सा एक नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना कि वो कौन सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उत्तंड मार्तंड कब प्रकाशित हुआ था। तो हमने ध्यान देना कि जो पहला साप्ताहिक पत्र है ये कोलकाता से 1826 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। याद रखना है 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा कलकत्ता से जो है वो ये निकाला गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 10वां,
ब्रेकिंग न्यूज का दूसरा नाम क्या है? यह है हमारे टीवी में खबरों के 7 चरणों में से एक और चरण, ब्रेकिंग न्यूज, जिसे हम फ्लैश भी कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन ए, ब्रेकिंग न्यूज को हम फ्लैश भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार की ये लगातार सीरीज हमारी चलती रहती है। हमें भी आगे और अपन प्रश्न करने वाले हैं, पर मैं आपको बता देता हूं कि वास्तव में अगर आप इसी तरीके से आपके तीनों चैप्टर कवर करने हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम के, मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए जो बच्चे पहली बार आए उनको, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारी लाइव क्लास होती है एवरीडे शाम को 8 बजे, जहां पे हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट्स करते हैं। और इसी प्रकार की हमारी और जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, हम हर क्लास के हर सब्जेक्ट के लेकर के आते हैं। तो आप सभी बिल्कुल क्लास को ज्वाइन करें और टाइम टाइम पे आपको क्लास मिलते रहे, उसके लिए आपको ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारा प्रश्न ये रहा 11वां। क्या कहता है प्रश्न? अब हम थोड़े से छोटे वन लाइनर प्रश्न भी देख लेते हैं कि प्रिंट मीडिया, जिसे मुद्रित माध्यम कहते हैं, कि सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो प्रिंट मीडिया की सबसे बड़ी विशेषता है स्थायित्व। स्थायित्व का मतलब होता है परमानेंट, स्टेबिलिटी, यानी जो हमने लिख दिया, अखबार जैसे प्रिंट हो गया, तो जो प्रिंट है ना वो मिटेगा तो नहीं, तो वो स्थायित्व कहलाता है। वो लंबे समय तक हम उसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो स्थायित्व जो है वो प्रिंट मीडिया की सबसे बड़ी विशेषता है। प्रिंट मीडिया में अखबार, समाचार पत्र और पत्र पत्रिकाएं आती है, ध्यान देना। इसे आप अपनी मर्जी से कहीं भी धीरे धीरे या बार बार भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अखबार में जो लिखा वो मिटने वाला नहीं है, वो भाग के कहीं जाने वाला नहीं है। तो वो इसीलिए हम उसे अपनी मर्जी से जब चाहे तब पढ़ेंगे। जैसे टीवी में तो फटाफट खबरें चली जाती है, रेडियो में जो है वो भी बोलता है, वो फटाफट चला जाता है, हम उस पर मनन नहीं कर सकते, चिंतन नहीं कर सकते, हम उस पर उसको रोक नहीं सकते। तो अखबार में ये जो है वो सुविधा है, लेकिन इसकी कमियां भी है। ध्यान देना, कल हमने जो क्लास की थी ना, उसमें हमने देखा था अखबार की कमी क्या है। तो प्रिंट मीडिया की सबसे बड़ी कमी क्या है कि प्रिंट मीडिया जो है वो निरक्षरों के लिए बिल्कुल काम का नहीं है भाई, ठीक है ना, वो निरक्षरों के लिए काम का नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारा प्रश्न देखो। हाँ, आ गई सबसे बड़ी कमी, हमने देखा था, ये आ गया, ये निरक्षरों के लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है। अब देखो डेडलाइन किसे कहते हैं? तो डेडलाइन का मतलब क्या है कि समाचार पत्र में किसी खबर को प्रकाशित करने के लिए जो अंतिम निर्धारित जो समय सीमा होती है वो डेडलाइन कहलाती है। इसके बाद मिली खबरें आमतौर पर छापी नहीं जाती हैं, क्योंकि अखबार का एक फिक्स टाइम होता है, उसके बाद फिर अखबार को प्रिंट करके पहुंचाना भी तो होता है ना टाइम पर। तो इसीलिए वो समय सीमा के बाद आई खबरों को उसमें शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियो और टीवी समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो रेडियो और टीवी की भाषा बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए, ताकि श्रोताओं को जो है वो समझ में आ सके, ताकि सभी वर्ग के लोग, साक्षर और निरक्षर, क्योंकि साक्षर तो वैसे भी समझ लेंगे बट निरक्षर नहीं समझ पाएंगे, तो फिर इसको अखबार से ज्यादा इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, क्योंकि अखबार भी जैसे निरक्षरों के लिए काम का नहीं है, और अगर ये भाषा भी अगर ऐसी हो जाए कि निरक्षरों के लिए काम की नहीं हो तो फिर क्या मतलब। तो इसीलिए निरक्षरों को भी समझ में आ जाए, है ना, आसानी से समझ सके। अगला प्रश्न है कि रेडियो समाचार की संरचना किस शैली पर आधारित होती है? तो रेडियो समाचार की संरचना है वो भी उल्टा पिरामिड शैली पर ही आधारित होती है। ध्यान देना, समाचार हमेशा उल्टा पिरामिड शैली पर ही निर्भर कर मतलब रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इसमें सबसे पहले लिखा जाता है। 16वां प्रश्न है कि उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग कौन कौन से हैं? तो उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग हमने देखा ना भाई, उल्टा पिरामिड शैली के हमारे 3 भाग जो हैं, हमने देखा कि सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज होती है उसको पहले लिखा जाता है। तो ये हमारा हो गया मुखड़ा, जिसे हम कहते हैं या इंट्रो कहते हैं, तो ये हो गया पहला भाग। उसके बाद दूसरा भाग आता है, वो आता है बॉडी, है ना, ये दूसरा भाग हो गया, और तीसरा भाग आता है समापन। तो इस तरीके से इंट्रो, बॉडी और समापन, ये उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग हो गए। इसमें निष्कर्ष जैसी कोई चीज नहीं होती है, ध्यान देना, इसमें निष्कर्ष नहीं होता है। अगला क्या है? एंकर विजुअल क्या अर्थ क्या है? टीवी में खबरों के 7 चरणों में से ये चौथा चरण हम कर रहे हैं कि टीवी में जो खबरें होती है उस समय जब एंकर हमें खबरें सुना रहा होता है तो उसके पास पिक्चर आ चुकी होती हैं। ड्राई एंकर में उसके पास तस्वीरें नहीं थी, उसके पास वीडियोस नहीं थे, लेकिन एंकर विजुअल में एंकर जब खबरें पढ़ने के साथ साथ संबंधित दृश्य भी दिखाता है तो उसे हम एंकर विजुअल कहते हैं। इसमें खबर की प्रामाणिकता बढ़ती है, और ये एंकर ड्राई एंकर का ऑपोजिट है, ड्राई एंकर का बिल्कुल विपरीत है।
नेक्स्ट प्रश्न देखो कि फोन इन समाचार क्या है। ये छठा चरण है। अखबार टेलीविजन में समाचार प्रसारण के जो 7 चरण है उसमें से छठा चरण है। फोन इन का मतलब क्या होता है कि जब एंकर रिपोर्टर से बात करके दर्शकों को सूचना देता है, डायरेक्ट वो फोन पे बात करता है। कई बार जब हम समाचार देखते हैं तो आपस में वो वहां से फोन पे जो सूचना आती है वो फोन इन कहलाती है। ये तब होता है जब दृश्य उपलब्ध नहीं होते हैं पर रिपोर्टर मौके पर मौजूद होता है। नेक्स्ट होता है एंकर पैकेज किसे कहते हैं, और ये 7वां चरण है, ध्यान देना। एंकर पैकेज में कुछ भी बाकी नहीं रहता है, सब कुछ इसमें शामिल हो जाता है कि किसी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करना, जिसमें एंकर भी दिखेगा, आपको विजुअल भी दिखेंगे, बाइट भी होगी और ग्राफिक्स भी होंगे। यह टीवी समाचार का सबसे विस्तृत रूप है। और इसी तरीके से बच्चों हमने अभी 19 प्रश्न किए। चलो एक और प्रश्न कर लेते हैं, और लास्ट प्रश्न है कि इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। तो इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। जैसे भारत में अभी इसका तीसरा दौर चल रहा है, और इसे ऑनलाइन पत्रकारिता या साइबर पत्रकारिता भी कहते हैं। इसके 3 नाम है, ध्यान देना, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर आ जाता है कि साइबर पत्रकारिता किसे कहते हैं तो भी यही है कि इंटरनेट पर समाचारों का आदान प्रदान, या आ जाता है ऑनलाइन पत्रकारिता, या आ जाता है इंटरनेट पत्रकारिता। तो इस तरीके से देखो हमने 20 प्रश्न किए हैं, ये पहले चैप्टर से हैं, और पहले चैप्टर के अभी और भी बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो तो इससे पहले चाहे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो तब भी आप आराम से बहुत बेस्ट तरीके से अपना पेपर दे करके आ जाओगे, बहुत बेस्ट तरीके से आपके नंबर आएंगे। और मैं लगातार आपको इसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराता रहूंगा बोर्ड एग्जाम्स तक। हर सब्जेक्ट हम जो है वो आपका कवर करवा रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य, एवरीथिंग। तो आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, और पूरे वीडियो को हमेशा देखा करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि इतनी मेहनत से हम ये वीडियोस बनाते हैं आपके लिए। आप अगर लाइक कर दोगे तो आपका नुकसान कुछ भी नहीं होगा, बल्कि हमें मोटिवेशन मिलेगा। और हो सके तो हमारी इन क्लासों को हाइप कर दिया करो। आजकल यूट्यूब ने एक हाइप का ऑप्शन दिया है ना। आप अगर हाइप कर देते हो तो भाई आप थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी हमें, तो वीडियो को हाइप भी कर दिया करो। आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई क्लास में थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए, मस्त रहिए और उन्नति करिए। धन्यवाद।